जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे जी के जीएस के चैनल 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे रिकॉल होने वाले हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ये करा है कि जो बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, इसको कन्नौज के युद्ध के भी नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था तो याद रखना है कि ये आपको हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था तो याद रखना है कि जो एथी था वह शेर था, सूरी था और हुमायूं के बीच में ये वाला आपका बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है तो लगभग कानपुर के आसपास में मतलब ये पड़ता है। अब इससे देख लेते हैं कि ये तो 40 में हुआ था, जस्ट इससे 1 साल पहले भी हुआ था, एक चौसा का युद्ध हुआ था, याद रखना है। वो 1539 में हुआ था। वो बिहार के बक्सर जिले में जो पड़ता है चौसा, उसी स्थान पर हुआ था। और उसी समय मतलब वो उसने कर्मनाशा नदी में उस क्या हुआ था कि हुमायूं मतलब गिर गया था। उसको एगो जो शहाबुद्दीन नाम का एक चिश्ती था, यानी कि नाविक था, उसने उसको बचाया था, जिसके लेकर उसको एक दिन के लिए भी शासक बनाया था। ये याद रखना होगा कि पहले 1539 में भी जो कि चौसा का युद्ध हुआ था। और उसके बाद में जिसमें क्या हुआ था कि हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से। उसके बाद में फिर ये 40 में आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो कि कानपुर वाला क्षेत्र में हुआ था, जिसमें इसमें भी हार गया। और इसी के पास से उसने 15 वर्षों तक यहाँ से भारत छोड़कर वह चला गया था। किसने, कौन, तो याद रखना होगा आपको, हुमायूं चला गया था। और ये आपका शेरशाह सूरी अपना 1540 से लेकर या 1545 तक इसका शासन रहा था शेरशाह सूरी का। ये चीज़ याद रखना होगा। अब यहाँ पे याद रखना था 1540 में तो हमने ये बता दिया आपको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध वाला था। यहाँ तो इसके बाद 1541 में आपको याद रखना होगा कि इसने राय मतलब ये इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया, वही सासाराम में पड़ता है रोहतासगढ़ मतलब। तो उसने खक्खर जनजातियों से बचने के लिए 41 में बनाया हुआ था। उसके बाद में 1542 में, और फिर अगले ही साल 42 में उसने मालवा पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद 43 में वह पूरनमल सिंह से युद्ध किया हुआ था, रायसीन ने, जो दिल्ली में पड़ता है। हालांकि इसको धोखाधड़ी से उसने जीत लिया था शेरशाह सूरी, जिसके कारण इसको कलंक इस पर साबित हो गया था 43 वाला में, याद रखना। और उसके बाद फिर 1 साल बाद अगले साल 1544 ईस्वी में वह पहुंच गया था कहाँ पे, मेवाड़ राजस्थान में पहुंच गया था। मेवाड़ का शासक जो मालदेव था उसके साथ उसने युद्ध किया था। युद्ध करके बहुत मुश्किल से उसने युद्ध को जीता हुआ था। इसलिए उसने बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम पूरा हिंदुस्तान अपना खो देते, यानी कि बहुत मुश्किल से अगर वह युद्ध हार जाता तो इसने पूरा हिंदुस्तान अपना खो देता। तो इसमें 1544 में क्या होता, 1545 में वापस थी मध्य प्रदेश में पड़ता है कालिंजर, वहाँ का राजा था किरा सिंह, उसके साथ उसने युद्ध किया हुआ था। हालांकि उसने जैसे अग्निशास्त्र यानी कि तोप चलाया था तो उसमें बिल्डिंग पर टकरा कर इसके ही बगल में आकर गिर गया था, जिसके पश्चात में इसके मतलब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया। और शेरशाह सूरी को याद रखना बचपन का नाम फरीद खान था। और इसका मकबरा कहाँ, सासाराम में पड़ता है, यानी कि रोहतासगढ़ जिला में। और वह जो मकबरा है वह अष्टभुजाकार है, वह किसके बीच में है तो याद रखना है झील के बीचों बीच में वह बना हुआ है। तो इससे आपको मतलब जो अभी हम VBA क्वेश्चन था हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था तो अर्जुमंद बानो बेगम था। तो ये ही मुमताज महल है, इसी के याद में मतलब उसने ताजमहल अपने शाहजहां ने बनवाया हुआ था। और एक चीज़ याद रखना होगा कि ये जो ताजमहल, ये मुमताज महल थी, इसका याद रखना है कि इसका 7 बेटा था और 7 बेटी थी, यानी कि टोटल 14 था। इसमें से यह चीज़ याद रखना, जिसमें 7 का मृत्यु हो गया, 7 ही इसके जीवित रहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। और ये थी, और उसके अलावा ये जो हिंदी का स्वर्ण काल है अकबर के काल को कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का जो था फारसी में अनुवाद अकबर के समय में हुआ था, और किस नाम से किया गया था तो याद रखना होगा, रजमनामा के नाम से किया गया था। और ये मतलब अब प्राचीन, अगर महाभारत का देखेंगे प्राचीन नाम क्या था इसका तो जय संहिता ही नाम था। और ऐसे में जय संहिता नाम था। और अभी महाभारत का देखिएगा तो संस्थापक कौन माना जाता है तो वेद व्यास जाना जाता है। उसी तरह से रामायण के वाल्मीकि है, और रामचरितमानस का तुलसीदास, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे चूंकि ये अकबर है तो अकबर के हमने आपको बता दिया कि अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा मतलब वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। और तुर्की भाषा में जो लिखा था आत्मकथा उसका नाम था तुजुके मतलब बाबरी, याद रखना है तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में था, लेकिन सिर्फ कहेगा बाबरनामा। याद रखना है कि बाबरनामा जो था वह किसके समय, वह जो है बाबरनामा वह फारसी भाषा में लिखा हुआ है। और फारसी भाषा में जो लिखा हुआ किसने लिखा था तो अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि कहीं ना कहीं अकबर दरबार में रहता था। तो बाबरनामा जो फारसी भाषा में है, लेकिन तुजुके जो बाबरी है वह तुर्की भाषा में, जिसने बाबर ने अपनी आत्मकथा वह लिखा हुआ था। ये चीज़ याद रखना होगा। बाबर ने भारत में जो प्रवेश किया हुआ था पंजाब वाला क्षेत्र से, इसने खैबर दर्रा से प्रवेश किया हुआ था। और याद रखना है 1526 से लेकर यह 1530 तक लेती किया था। हालांकि इसका भारत पे यह 5वां आक्रमण था, 5वां नंबर ये था 1526 वाला इसका आक्रमण, जो कि पानीपत का पहला युद्ध के साथ यह शुरू हुआ था। और ये 1530 में इसकी बाबर की मृत्यु हो गया था।
चलिए हम लोग आगे की ओर। अब मुगल वंश के संस्थापक में ही बाबर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण 1575 ईस्वी में पूरा हुआ था। और ये बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में हुआ था? तो याद रखना है गुजरात अभियान में जीतने के उपलक्ष्य में ही इसने करवाया था। किसने कराया था? तो याद रखना होगा कि अकबर ने ही यह करवाया हुआ था, ये बुलंद दरवाजा का निर्माण। सबसे पहली बार गुजरात अभियान के तहत ही उसने क्या हुआ था? समुद्र को भी देखा हुआ था। तो ये याद रखना 1575 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ के बारे में। इसने बुलंद दरवाजा 1575 में बनाया था। साथ ही साथ इबादत खाने की भी स्थापना 1575 में हुआ था। और 78 में याद रखें इबादत खाने में सभी लोगों की आने की अनुमति था। उसके बाद 79 में उसने मजहर की घोषणा किया था, यानी कि 1579 में ही मजहर की घोषणा किया हुआ था। 1582 में उसने दीन इलाही धर्म चलाया हुआ था, जबकि इलाही कैलेंडर यानी कि जारी किया था वो 1583 ईस्वी में शुरू किया था। उसके बाद में क्या किया था? 85 में वो अपना राजधानी को अपना वापस लाहौर लेकर चला गया था 1585 में। ये चीज़ें याद रखना। उसी तरह से 1562 में हरमदल से मुक्ति हो गया था। और हरमदल से मुक्ति के साथ साथ दास प्रथा का भी अंत उसने 1562 में ही अकबर के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1563 में याद रखना होगा तौ से तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में उसने जजिया कर का भी समाप्ति कर दिया हुआ था। और जैसा कि अपना और ये बुलंद दरवाजा 1575 में अपना बनाया था। हालांकि फतेहपुर सीकरी की स्थापना याद रखने का 1571 में इसने किया हुआ था। जो भी इससे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड था हमने आपको बता दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण किया हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि शाहजहां गुण समंदर के उपाधि इसने धारण किया हुआ था। और शाहजहां के बचपन का नाम था तो याद रखेगा उसका खुर्रम नाम था। साथ ही साथ याद रखना है कि ये जो बच्चा मतलब जो शाहजहां था इसने स्थापत्य कला का इसका स्वर्ण कार्य, क्योंकि इसने बहुत सारा चीज़ों का निर्माण किया था, जैसे कि दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया है। और इसके अलावा मतलब इसने बहुत सारी चीज़ों का इसने निर्माण किया था। हालांकि याद रखना शाहजहां को सामूगढ़ का याद रखना, सौ से शाहजहां, सौ से सामूगढ़ याद रखना। सामूगढ़ का युद्ध में इसको मतलब क्या किया गया था? इसको बंदी बना लिया गया था। कब बनाया गया था? तो याद रखना 1658 का समय था सामूगढ़ का युद्ध में। इसी में इसने औरंगजेब ने इसको बंदी बना के इसको कर दिया था, जिसमें से इसका याद रखना 1666 में इसकी क्या हुआ था कि मृत्यु हो गया था। किसकी मृत्यु? तो वही शाहजहां का ही मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि नगीना मस्जिद कहाँ पे है? तो आपको आगरा में स्थित है। नगीना मस्जिद यह आगरा में स्थित है। जबकि आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोदी है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। 1504 में उसने थी आगरा शहर की स्थापना किया था। और उसने अपना राजधानी 1506 में इसको आगरा को बनाया हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ गया कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना ने किया हुआ था। और यही बाबरनामा ही नाम से इसने यह मतलब फारसी में लिखा हुआ है, लेकिन जो तुजुक बाबरी है वह तुर्की भाषा में आपका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया हुआ था। तो ये अकबर के जो सेनापति था ये मान सिंह था, उसके समय यह हुआ था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1576 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका याद रखना होगा ये राजस्थान वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। हालांकि उसने अगर बात किया जाता है अकबर का, तो याद रखने के अकबर जैसे ही मतलब पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, यहाँ से उसका कार्यकाल यहाँ से शुरू होता है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में इसने लड़ा हुआ था। हालांकि बिहार पे इसने 2 बार आक्रमण किया हुआ था अकबर ने। 1500 याद रखना होगा 1574 से लेकर 1576 तक उसने 2 बार बिहार पे आक्रमण किया हुआ था। बिहार का शासक कौन था? तो दाऊद खां लोहानी था। और अकबर का सबसे अंतिम युद्ध अगर देखिएगा तो याद वो आपको मिल जाएगा असीरगढ़ का युद्ध वाला में मिलेगा 1601 ईस्वी में, जिसने मतलब असीरगढ़ का युद्ध लड़ा हुआ था। वो भी किसी तरह से घूस वगैरह देकर इसने जीत लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाबर ने पंजाब से होकर वैसे ही प्रवेश किया हुआ था भारत में। वही हमने आपको बताया कि पंजाब से जो प्रवेश जो वहाँ पे खैबर दर्रा है वही वहाँ से अपना इसने प्रवेश किया हुआ था। और इसने मुगल वंश की स्थापना भारत में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिलग्राम के युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। हमने जैसा कि आपको बताया कि 1500 बिलग्राम या तो उस समय भी था, याद रखें 1540 से 40 के समय में बिलग्राम या कन्नौज के जो युद्ध हुआ था उस समय भी कालिंजर का ही शासक थी। तो कौन सा? कीरत सिंह था। और 45 में भी वापस जब थी युद्ध होता है उसमें, तो उसमें भी यही था शासक था, कीरत सिंह ही था।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का कि अदीना मस्जिद कहाँ पे है, आपको तो याद रखना है कि बंगाल में ही स्थित है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, चूँकि बंगाल से, तो याद रखना है कि पहले भारत की राजधानी बंगाल ही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, उसने 1911 ईस्वी में उसने घोषणा कर दिया था दिल्ली दरबार में। तो इस तरह से 1 अप्रैल, याद रखना है कि 1 अप्रैल को 1912 में इसमें भारत की राजधानी अब दिल्ली बन गया था। और ये जो बंगाल था, याद रखना है कि हालांकि यह बंगाल काफ़ी संपन्न वगैरह था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी वगैरह यहाँ पे थी उत्पन्न हुई, क्योंकि अंग्रेज वगैरह जो भी आए थे तो अपना फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे बंगाल वगैरह में भी ऐसी किया था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता था मतलब, तो वह बंदरगाह का एक काम करता था, जहाँ से कई सारे मतलब नाविकों के द्वारा वहाँ पे से माल का ले जाना ले आना, साथ ही साथ उसने अंग्रेजों ने यहाँ पे किलाबंदी वगैरह कर रखा था। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि पश्चिम बंगाल, हालांकि बंगाल को अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल उसको महलों का शहर कहा जाता है, जबकि नवाबों का शहर कहेगा तो याद रखना कि आपको नवाबों का शहर लखनऊ हो गया, लेकिन महलों का शहर आपको पश्चिम बंगाल है। और जो कोलकाता है वह आपको हुगली नदी पे बसा हुआ है। बंगाल के संस्थापक में याद रखना कि जॉब चौरनक है। कौन है तो याद रखिएगा, वह जॉब चौरनक व्यक्ति का नाम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को क्या मतलब थी, कदाचार के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ याद रखना होगा। विजयनगर का संस्थापक कौन था, तो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति था, याद रखना है। वह एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने विजयनगर की स्थापना किया हुआ था। और ये कब हुआ था, तो याद रखना होगा 1336 ईस्वी में हुआ था। और याद रखना है ये एमबीटी के समय यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में एक और भी हुआ था, यानी वो बहमनी वंश का संस्थापक था। वह 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने उसने बहमनी वंश यानी कि एमबीटी के समय में 2 राज्य स्वतंत्र हो गया था, एक आपका विजयनगर हो गया था और एक बहमनी वंश आपका हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलबरूनी का पुराना नाम क्या था, मतलब उसका पूरा नाम क्या था, तो अबुर रेहान मोहम्मद नाम था। तो याद रखना है कि अलबरूनी, हालांकि अलबरूनी का लिखा हुआ किताब याद रहे किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, या फिर उसको भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। इनके किताब को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध यह पुस्तक इनका लिखा हुआ अलबरूनी का। अलबरूनी हो गया, फिरदौसी, उत्फी और फारूकी, ये 4 ऐसे मतलब इतिहासकार थे जो महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। याद रखना यह गजनवी के समय में यह भारत आया था, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी, जिसके तहत इसने अलबरूनी हमने आपको बता दिया किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज के नाम से यह फेमस है इनका किताब का। हालांकि हमने बोला आपको भारत की खोज इसी किताब का, लेकिन इसको अगर कहेगा कि आपको मतलब आधुनिक समय में आइएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपना यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक उन्होंने भी लिखा हुआ है। तो अभी हमने तो अलबरूनी का हमने नाम देख लिया, साथ ही साथ इसका पुस्तक देख लिया, लेकिन उसके अलावा फिरदौसी था, तो फिरदौसी उसने शाहनामा पुस्तक लिखा हुआ था। याद रखना शाहनामा जो है फिरदौसी का लिखा हुआ पुस्तक है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे उत्बी का, तो इसको तहकीक नासिरी जो है पुस्तक वह उत्बी के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आयरलैंड के संसद का क्या नाम था, तो याद रखना है कि ओरेछेटस मतलब इसको कहा जाता है। तो यही है आयरलैंड के संसद का नाम है ओरेछेटस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलबन जो था वह खुद स्वयं को क्या कहता था, तो नायाब एक खुदाई कहता था, यानी कि यह खुद को ईश्वर का अपना दूत समझने लगा था और खुद को मतलब वह ईश्वर का ही प्रतीक मानकर अथी करता था लोगों को। हालांकि यह बलबन का अगर देखा जाए तो इसको मतलब उलुगु खान का उपाधि इसका दामाद ने इसको दिया हुआ था। और अगर बलबन का देखा जाए तो यह गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक रहा था। इसने नौरोज त्यौहार वगैरह इसने भी शुरू किया हुआ था। इसके अलावा लौह रक्त की नीति का शुरुआत इसने बलबन के द्वारा ही किया गया था। और बलबन ने अपने ही दामाद की मतलब नसीरुद्दीन महमूद जो कि टोपेसी का जीवन निर्वाह करता था, उसको अपना मतलब उसको अपना बेटी का शादी उससे करा करके उसको नवाब बनाया था। उसके पश्चात में अपनी इच्छा को महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए बलबन ने अपने ही दामाद की हत्या कर दिया था। और इस तरह से याद रखना इसका फेमस में नौरोज त्यौहार या लौह रक्त की नीति हो गया, साथ ही साथ अपना नायाब एक खुदा यानी कि खुद को थी और सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत इसने बलबन के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो याद रखना है कि यह मौलिक अधिकार का ये निलंबन, हालांकि यह निलंबन जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन यह सभी को नहीं करते, क्योंकि अब 12 से जो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार कितना है, 12 से हमारा 35 तक ले, तो 12 से 35 वाला में हमारा 20 और 21 इमरजेंसी में कभी भी समाप्त नहीं होता है, बाकी सभी के सभी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे निलंबन है, तो याद रखना होगा कि निलंबन आपको किस देश से लिया गया है, तो यह फ्रांस देश से आपका लिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार का। तो याद रखना होगा कि इसका मौलिक अधिकार भाग हमारा 3 में पड़ता है और अनुच्छेद हमारा 12 से लेकर यह 35 तक ले पड़ता है। और यह किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, यानी कि यूएसए
से है, लेकिन निलंबन यहाँ पे है, तो याद रखना है निलंबन यह फ्रांस से लिया गया और यह राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में ज़्यादातर कहीं ना कहीं संसद ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में। और हालांकि यहाँ पे जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लगता है यहाँ पे 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय 352 के साथ साथ याद रखना है कि अनुच्छेद 358 भी लगता है। 358 अनुच्छेद आपको क्या करता है कि 19 अनुच्छेद को आर्टिकल का जो 6 तरह के स्वतंत्रता दिया गया है यह पहले समाप्त कर देता है। और जैसे ही संसद के अंदर या 30 दिन का अंदर अनुमोदन मिल जाता है, तो 30 दिन का अनुमोदन मिलते ही अनुच्छेद याद रखने का कि 359 अनुच्छेद लागू होता है। 359 अनुच्छेद लागू होता ही बाकी सभी को समाप्त कर देता है, क्योंकि यह 19 तो पहले ही समाप्त हो गया रहता है, तो 20 और 21 को छोड़ करके यह बाकी के सभी समाप्त हो जाता है। तो यह समाप्त करता है, तो याद रखना वह राष्ट्रपति के ही आदेश के अनुसार यह समाप्त होता है, लेकिन यह 20-21 हमेशा आपका जीवित ही रहता है। और जैसे राष्ट्रीय इमरजेंसी आपको समाप्त होता है, तो फिर से वापस यह मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू हो जाता है। और यह मौलिक अधिकार होता क्या है, यानी कि एक व्यक्ति को मतलब यह प्रकृति द्वारा प्रदान एक ऐसा अधिकार जो उस व्यक्ति का क्या होता है विकास में मतलब सहायता करता है, यानी कि उसमें से अगर अधिकारों में से थोड़ा सा भी कमी हो जाएगा तो व्यक्ति का विकास वगैरह रुक जाता है, तो वही होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार में एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो हमने आपको बोला था कि यह 12 से यह 35 तक लेता है। हालांकि इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो आपको 32 अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में अगर जाना होगा तो याद रखना होगा कि आपको 226 अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और यह आपका व्यक्ति का यह अधिकार यह शुरू से ही यानी कि जन्म से होते ही इस अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और इसको याद रखना है कि इसको मतलब यह मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ याद रखना है। इसमें अल्पीकरण भला हालांकि हुआ था, याद रखना है केशवानंद बनाम भारती 1973 में अल्पीकरण की मतलब के लेकर अधिकार दिया है, लेकिन यह मूल ढांचा में अब परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार शुरू में कितना था, तो याद रखना है 7 गो था, लेकिन अब घट करके कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 से घट करके 5 वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि अब अगर ढांचा में चेंज हो जाएगा तो एक व्यक्ति का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध पड़ जाएगा। तो ये याद रखना है। हाँ, संसद इसमें चाहेगा तो वृद्धि करके इसमें बढ़ोतरी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हमने जैसा कि आपको बताया कि 7 गो था पहले मौलिक अधिकार, अब 6 हो चुका है। तो अब देखते हैं कि छठा जो ये था 7वां नंबर, ये हट कौन सा गया, तो याद रखना है वह संपत्ति का अधिकार हट गया। 44 संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। और यह हटाकर कितना से हटाया गया, तो 31 अनुच्छेद से हटा करके इसको कहाँ रख दिया गया, तो 300 के क में इसको रख दिया गया। और अगर भाग की बात करेंगे तो भाग याद रखना होगा कि आपको 12 में रखा गया है, तो भाग 12 में हो गया, अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। और यह 31 से हटा दिया गया, साथ ही साथ 19 का जो है आपका जो 6 वाला था, एफ वाला था, वहाँ से भी संपत्ति को हटा दिया गया। तो इस तरह से अब मौलिक अधिकार संपत्ति नहीं रहा, बल्कि एक तरह का वह विधिक अधिकार हो चुका है। तो इस तरह से हमने आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी था हमने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने का और खोने के विषय के विस्तार की चर्चा 1955 के अधिनियम के तहत। हालांकि यह पहला संविधान संशोधन नागरिकता को लेकर हुआ था, और अब तक ले कितना 6 बार हो चुका है। और सबसे अंतिम बार कब हुआ था, तो याद रखना है 2019 में हुआ था। आपने देखा था जो एनआरसी के लेकर हुआ था उसी समय यह हुआ था। तो याद रखना है कि पहला बार हुआ था 1955 के तहत, और उसके बाद में जो अंतिम जो हुआ था तो याद रखना है कि वह 2019 में हुआ, और 6 बार अब तक ले नागरिकता संशोधन हो चुका है। बात कर लेते हैं कि इस नागरिकता में, तो नागरिकता आपको भाग कितना में, तो याद रखना है भाग आपका 2 में दिया गया है नागरिकता के बारे में। और अनुच्छेद इसके बाद में कितना है, तो याद रखना है 5 से लेकर 11 तक ले आपको नागरिकता के बारे में दिया गया। बात करते हैं कि नागरिकता यहाँ पे सब दिया गया है कि प्राप्त करने के लिए, तो प्राप्त करने के लिए आप 5 तरह से आप नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा 3 तरह से, याद रखना होगा कि आपका 3 तरह से समाप्त हो सकता है, लेकिन आप नागरिकता लेने के लिए 5 तरह से हो सकता है। कैसे कि आप एक देशीकरण के द्वारा मतलब नागरिकता भी आपको मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन कराकर भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा वंश परंपरागत है उसके द्वारा भी हो सकता है, भूमि विस्तार है उसके द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, यानी या तो स्वतः ही आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए, या फिर आपको सरकार क्या होगा कि आपका नागरिकता ले लेगी, या फिर आप क्या होगा कि किसी दूसरे देश का नागरिकता अगर ले लेते हैं तो आपका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये 3 तरह से आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है। अब ये बात करते हैं नागरिकता एकल नागरिकता भारत में है, और किस देश से लिया गया, तो याद रखना होगा कि आपको ब्रिटेन से आपको यह नागरिकता लिया गया है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि 5 से लेकर यह 11 तक ले आपको नागरिकता के बारे में दिया गया था। 5 यानी कि आप मूल मतलब भारत के जो संविधान लागू है 26 जनवरी 1950, उस समय से अगर भारत के सीमा में अगर आप प्रवेश कर गए तो आप क्या है, भारत के नागरिक है। उसी तरह से छठा में क्या है कि भारत मतलब पाकिस्तान से
भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता, और 7 में है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले भारत की नागरिकता। उसी तरह से 8 में है आपका कि भारत से बाहर यानी कि विदेशों में रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता क्या होगा, बचा रहना। 9 में क्या है कि आपका जैसे ही विदेशों के नागरिकता लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 10वां अनुच्छेद कहता है कि आप अगर संविधान का नियम के अनुसार पालन को वगैरह करते हैं तो आपकी नागरिकता के क्या होगा कि आपका बचा रहेगा। और 11 अनुच्छेद आपका कहता है कि अपना क्या होगा कि संसद क्या होगा कि समय समय पर नागरिकता का संशोधन वगैरह अपना करते रहेगी। तो इस तरह से हमने आपको जो भी नागरिकता से जुड़ा हुआ था हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये करता है कि भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो गोवा में समान नागरिक संहिता आप बात करते हैं यहाँ पे क्या है, और यह समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद आपको 44 के को ही कहा जाता है। और ये 44 किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना होगा कि राज्य का नीति सिद्धांत यानी कि DPSP के अंतर्गत आता है। यानी कि यह 36 से लेकर 51 जो आता है उसी के अंतर्गत यह 44 आपको देखने को मिलता है। और यह राज्य सरकार के अपना सुविधाओं के अनुसार ही निर्भर करता है कि अपने राज्य में क्या हो कि समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है। हालांकि वह उसके ऊपर है 36 से 51 के अंतर्गत आता है, DPSP है। जबकि गोवा की राजधानी पणजी है और वह कौन सी नदी पे है, तो याद रखना कि मांडवी नदी पे है। जबकि मारमा गोवा जो है कि वह गोवा का एक नया बंदरगाह जो कि बना है कहीं ना कहीं वह एस्चुअरी से ही निर्माण हुआ है। तो चलिए इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।